भाई कितने जापानी मिल रहे हैं मेरे को, जितनों से बात कर रहा हूँ फिर एंड में बोलते हैं वी आर जापानीज। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बाकियों में कोई पसंद नहीं करता। पहले मैं एक एंटी है उनके पीछे लगा हुआ था और बीच में ये 6-7 लोग और आ गए। अब अमेरिका और कोरिया के अंदर कम से कम 12 से 13 घंटे का डिफरेंस है। कोरिया वाले वीज़ा देने में थोड़ा नाटक करते हैं अगर आपके पास US वीज़ा ना हो तो भाई पहुंच चुका हूं मैं कोरिया की कैपिटल सोल के अंदर। कल रात को आ गया था फ्रॉम बुसान। आज कोरिया के अंदर मेरा आखिरी दिन है। 1 घंटे में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 1 बजे यहाँ से मैं निकल जाऊंगा और 1 घंटा मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में लग जाएगा। तो सबसे पहले कोरिया से निकलने से पहले यार काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इंडियन खाना खाए हुए, और सेंट्रल अमेरिका में पता नहीं कैसा मिलेगा। पर नहीं यार, सेंट्रल अमेरिका में डंकी रूट है तो खाना तो शायद अच्छा ही मिलेगा। वहाँ पर तो अपने डंकी वाले सारे भाई जाते हैं, तो इसका मतलब इंडियन फूड तो वहाँ पर दबा के मिलेगा। खास करके पैनामा में तो कन्फर्म मिलेगा। तो इंडियन फूड फिर कहाँ ट्राई करूँ मैं? कहीं पे देखेंगे यार, बाद में खाऊंगा। फिर मैं अब यहाँ पे कोरियन बारबेक्यू या फिर कुछ और खाता हूँ। ये भाई होंगडे स्ट्रीट आ गई, कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ बैकपैकर स्ट्रीट। इस स्ट्रीट के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ आई थिंक मिल जाएगा। एक तो ये नाइस टू सी यू है, जहाँ पर मैं पिछले जब से कोरिया में आया हूँ तब से खा रहा था। या फिर आज कोरियन नूडल ट्राई करता हूँ, कोल्ड कोरियन नूडल्स। हाँ यार, इंडियन खाना तो मुझे पैनामा में मिल जाएगा। मुझे लग रहा था वहाँ नहीं मिलेगा इतना। वहाँ पे कुछ जनता प्रोटेस्ट कर रही है। अब प्रोटेस्ट का रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे चल रहा है एक प्रोटेस्ट। एक्सक्यूज मी, you speak English? I want to eat noodles. Korean cold noodles. Oh, sorry, you guys from Japan? Arigato. Arigato. Bye bye. भाई कितने जापानी मिल रहे हैं मेरे को, जितनों से बात कर रहा हूँ फिर एंड में बोलते हैं वी आर जापानीज। अच्छा ठीक है भाई। पानी कोरिया में बहुत आते हैं और कोरियन जापान बहुत जाते हैं। और सेम सीन आपको चाइना में मिलेगा। जो चाइनीज़ हैं वो कोरिया के अंदर बहुत अच्छे से ट्रैवल करते हैं, और चाइनीज़ जापान में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और जापानीज़ भी कोरिया में बहुत ट्रैवल करते हैं और चाइना में बहुत ट्रैवल करते हैं। और ये तीनों एक दूसरे से, नफरत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते ये सच में। कोरिया और चाइना जापान के ऊपर ये नाराज़ है कि भाई तुमने जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया और जब जापान इंपीरियलिज्म के टाइम पे जो चीज़ें की, तुम उन चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हो। जापान वो एक सबसे कर भी रहा है, क्योंकि जापान अपनी किताबों में पढ़ाता नहीं है कि उन्होंने लिटरली जापान इंपीरियलिज्म के टाइम पे क्या क्या घटनाएं की थी। मतलब कि भाई पूरे ईस्ट एशिया की, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जापानियों ने आतंक मचा रखा था। पर सेम चीज़ अप्लाई ब्रिटिशर्स की भी तो ऊपर होती है। ब्रिटिशर्स ने भी तो लेनी देनी पूरी हर जगह कर रखी थी, और जो ब्रिटिशर्स, यंग ब्रिटिशर्स हैं, वो इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। लेकिन चाहे ये तीनों कंट्रीज आपस में कितनी हेट करते हो, लेकिन एक दूसरे की कंट्री में जाना बहुत पसंद करते हैं। इनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। इवन जो जापानीज लैंग्वेज है और जो कोरियन लैंग्वेज है, इनकी रूट्स चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलती हैं। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब कि एक अलग टाइप का डिलेमा बना हुआ है यहाँ पे। तो आप आओगे ना तब आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। वैसे एक दूसरे को हेट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रोडक्ट्स ये बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बाकियों में कोई पसंद नहीं करता। तो अभी यार एक रेस्टोरेंट तो मिला है मुझे, यहाँ पे जा रहा हूँ। I can sit there? Thank you. Okay. अभी देखते हैं भाई क्या खाऊंगा मैं। Do you have cold noodles also? Cold noodle? Yeah. Which one is it? It's a small one, yeah, because I'm not so full. I need only small. Okay, yeah. And I need something to drink. I want draft beer medium. Yeah. I can pay by card, yes? Card payment? Visa? मैं कोल्ड नूडल्स खा रहा हूँ आज। और कोरिया के अंदर है ना, जैसे जो एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर गर्म खाना का कल्चर है, गर्म पानी पीने का कल्चर है। कोरिया के अंदर सब ठंडा एकदम। जी भाई, मैंने मेरा खाना ऑर्डर किया है। ये कोई करी है और ये शायद किमची। कोरिया के अंदर है ना जो टेबल होता है ना, इसके अंदर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ये हो गया, और एक हो गई चम्मच, और साथ में ये मीडियम ड्राफ्ट बियर। कोरिया के अंदर भी ठीक ठाक करी खाते हैं लोग, लेकिन आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। भाई कर लिया है मैंने लंच, सब कुछ हो गया है। पता नहीं यार, अभी भी है ना नींद सी आ रही है मेरे को। और अभी अगर एयरपोर्ट पे जाके मैं सो गया तो फ्लाइट में नहीं सो पाऊंगा, और फ्लाइट में नहीं सोया तो भाई आगे जाके फिर मेरे को जेट लैग होगा। वैसे एक हिसाब से है ना, मैं अमेरिका में सेम टाइम पे ही पहुंचने वाला हूँ। जिस टाइम पे मैं फ्लाइट लूँगा उसी टाइम अमेरिका में लैंड करूँगा, क्योंकि अमेरिका और यहाँ में ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से आज फ्लाइट ले रहा हूँ, कोरिया से 10 सितंबर को फ्लाइट ले रहा हूँ। मैं US से पहुँचूँगा 10 तारीख को ही, लेकिन शाम को। मेरा एक दिन वेस्ट नहीं होगा। भाई नींद आ रही है गजब वाली, पता नहीं एकदम से आने लग गई।
ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? एक GS25 से गैटोरेड लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा फील हो। बाकी देखिए ये है कोरिया का फेमस बियर ब्रांड कास। ये उस दिन पी थी मैंने। यहाँ पे ना बोतल वाली बियर नहीं दिखती ज़्यादातर है ना आपको कैन वाली बियर मिलेंगे। बोतल वाली बियर मैंने अभी देखी नहीं है यहाँ पे। ये है बस नीचे, जैसे कोरोना हो गई या फिर बाकी कोरोना तो यार मैंने बाकी जगह भी आपको मिल जाती है। कोरियन ब्रांड की मैंने बोतल नहीं देखी है अभी तक, होंगी मैंने नहीं देखी है। लेकिन मैं यहाँ पे बोतल नहीं खरीदने आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ 안녕하세요 brother. हॉस्टल में जाके अपना सामान लेके आ गया और अब यहाँ से मुझे चेक करनी है नेवर मैप्स के ऊपर। एक तो मुझे ये भी नहीं पता मेरा टर्मिनल कौन सा है फ्लाइट का। आज मैं फ्लाई करने वाला हूँ अमेरिकन एयरवेज से। तो भाई टर्मिनल 1 से है मेरी फ़्लाइट, अमेरिकन एयरलाइंस AA280 फ्रॉम सोल इंचोन एयरपोर्ट टू डैलस फोर्ट वर्थ समथिंग लाइक दैट, टर्मिनल D। तो इसी फ्लाइट के अंदर जाना है मुझे। तो टर्मिनल 1 के लिए सर्च करते हैं नेवर मैप्स के ऊपर। आते टाइम मैंने पे किए थे 18,000 वॉन के आसपास, और अगर मैं मेट्रो से जा रहा हूँ तो मेरे को पे करने पड़ेंगे ओनली 4,350, और मैं 1 घंटे 4 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो चलो चलते हैं भाई टर्मिनल 1 पे। और अगर मैं बस से जाता हूँ ना तो बस में मुझे पे करने पड़ रहे हैं 17,000 वॉन। तो डोंट टेक बस, मेट्रो इज़ द बेस्ट। ये देखिए ये 1 घंटा 4 मिनट में मेट्रो से पहुँच रहा हूँ, कॉस्टिंग 4,350 वॉन, और सेम सिर्फ 10 मिनट जल्दी मुझे बस पहुँचा देगी। एंड बस चार्ज कर रही है 17,000 वॉन। मिनट बचाने के लिए आप अगर स्पेंडिंग अराउंड 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा तो कोई वर्थ नहीं है भाई। मेट्रो में लिटरली आपके 250 से 300 रुपये लग रहे हैं, और बस में आपके 1,300 रुपये लग रहे हैं, और 10 मिनट बचेंगी। मैं वर्थ नहीं मानता हूँ भाई इसको। और अभी यहाँ से मुझे हांगे की यूनिवर्सिटी जो मेट्रो स्टेशन है वहीं से डायरेक्ट मेट्रो लाइन मिल जाएगी मुझे। 50 मिनट के आसपास मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना है, और फिर पहुँच जाऊँगा मैं इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जहाँ से चेक इन करके भाई आज शाम के 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और ये मेरा पता नहीं यार, नींद आ रही है मेरे को ज़बरदस्त वाली, लेकिन एक्साइटमेंट भी है क्योंकि लाइफ में पहली बार इतनी लंबी फ्लाइट, पहली बार नए कॉन्टिनेंट, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है मेरे साथ आज। ये मेरा EasyL कार्ड जिसको अब मैं लास्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ, और इस कार्ड को मैंने हर जगह यूज़ किया है कोरिया के अंदर, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अलग अलग शहर हो, एवरीवेयर एवरी टाइम। एयरपोर्ट के लिए मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ के जो एयरपोर्ट है ना, खास करके जो एयरपोर्ट लाइन बना रखी है ना सोल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डीप बना रखी है। बाकी लाइन इतनी डीप नहीं मिलेंगी आपको। कल भाई जब मैं रात को बुसान से आया था तो इतना ज़्यादा डीप था, और अब वापस से देख लीजिए जो नॉर्मल मेट्रो लाइन है वो यहीं पे ही है। अभी ऐसे ही एक एस्केलेटर चढ़ के आया था, और अभी एक और दूसरे में जा रहा हूँ। और जो सोल रेलवे स्टेशन है वो तो भाई उसके अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े 4 एस्केलेटर लेके नीचे तक पहुँचा था, यूँ लग रहा था कि पाताल में ही जा रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे हिसाब से एयरपोर्ट वाले ही हैं। जनता अब जा रही है भाई अपनी अपनी अलग अलग डेस्टिनेशंस के ऊपर। भाई पहले जिस कोच में गया था ना उसमें जगह खाली ही नहीं थी, तो भाई सीट मुझे मिल चुकी है। ये देखिए लगभग 52 मिनट की मेरी राइड होने वाली है मेट्रो के अंदर। 2:25 के आसपास मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा। मेरे पास 3 घंटे होंगे। एयरपोर्ट पे जल्दी जाने का रीज़न था मेरा कि मुझे ना अभी विंडो सीट नहीं मिली है, तो अगर मैं जल्दी पहुंच गया और वहाँ पे जाके अगर कोई विंडो सीट अवेलेबल हुई तो मैं जल्दी चेक इन करके विंडो सीट ले सकता हूँ। भाई बहुत लंबी फ़्लाइट होगी, और अगर मिडिल सीट मिली या फिर आयल सीट मिली तो फिर पंगे हो सकते हैं। मतलब कि विंडो सीट के ऊपर क्या है कि सर रख के बंदा सो सकता है आराम से, और 13 घंटे की फ़्लाइट है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। नॉर्मली मैं 2 घंटे पहले ही जाता हूँ फ्लाइट से, लेकिन अब की बार थोड़ा और जल्दी ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सीट मुझे अच्छी मिल जाए। ओके बाय बाय। अच्छा मैगलेव लाइन भी है क्या यहाँ पे? अरे हाँ, साउथ कोरिया में भी अनेक फास्ट ट्रेन बना रखी है इन्होंने। पैसेंजर टर्मिनल 1। तो मेट्रो में मेरे लगे इसमें ऑलमोस्ट 4200 वॉन के आसपास, आपके हो जाते हैं 300 रुपये। कोरिया के अंदर एक चीज़ और देखिए मैंने, कोरिया के जो एस्केलेटर्स हैं ना वो बहुत स्लो चलते हैं भाई, पता नहीं क्या पंगा है, बिल्कुल धीरे 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 चलते हैं। ये टर्मिनल 1 है भाई। चेक इन काउंटर किधर है वो देखना पड़ेगा मेरे वाले। अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे अमेरिकन एयरलाइन वाला चेक इन है किधर पे, पता ही नहीं चल रहा है मेरे को।
इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी। डैलस फोर्ट अमेरिकन एयरलाइन 280 K01 पे K09 पे चेक इन। डैलस फोर्ट वर्थ अमेरिकन एयरलाइन, हाँ उसी में जा रहा हूँ भाई मैं। के की तरफ है चेक इन। मुझे डर पता है क्या लग रहा है, मैंने ना लगेज एक्स्ट्रा परचेज नहीं किया है और इतना सामान है, शायद मान ही जाएंगे यार। एक हैंड बैगेज अलाउड है और एक पर्सनल आइटम, ये छोटा सा ही बैग है। पर्सनल आइटम है वो सीट के नीचे आ जाना चाहिए, तो ये वाला बैग तो आसानी से सीट पे आ जाएगा। और ये वैसे खाली है। कितनी लंबी लाइन है ये अमेरिकन एयरलाइन की। मुझे लग रहा था मैं 3 घंटे एयरपोर्ट पे पहले आके है ना सब कर लूँगा, मेरे को विंडो सीट और सब मिल जाएगा। और यहाँ पे आके देखा तो भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि वैसे मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बोर्डिंग पास चाहिए, प्रिंटेड बोर्डिंग पास। मेरे पास वैसे डिजिटल बोर्डिंग पास आ चुके हैं, उनके बेसिस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फ़्लाइट में भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को यार प्रिंटेड बोर्डिंग पास चाहिए। और इसके लिए फिर अब मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और कम से कम 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। 40 से 50 मिनट मुझे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। पहले मुझे लगा कि वो सेल्फ चेक इन कियोस्क काम कर रहे होंगे, लेकिन जब वहाँ पे चेक किया तो वो काम भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले मैं एक एंटी है उनके पीछे लगा हुआ था और बीच में ये 6-7 लोग और आ गए। अब ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में नुकसान हो गया। ठीक है अब यार अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है। अमेरिकन एयरलाइन से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। आई होप जल्दी से मुझे चेक इन मिल जाए। तो भाई मेरा जो कोरिया का इमिग्रेशन था, सिक्योरिटी था, बोर्डिंग पास सब कुछ मिल चुका है मुझे। और अब फाइनली मेरा टाइम आ चुका है कोरिया को बाय बाय करने का। मेरा जो गेट नंबर है वो है 30 और फ़्लाइट अभी 1 मिनट रुकिए, क्या दिखा रहा है फ़्लाइट का स्टेटस बताता हूँ। गो टू गेट आने लग गया भाई, गेट पर चले जाइए। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है यार यहाँ का। अभी मैं यहाँ का जो लाउंज था उसके अंदर जाके आया था, खाना पीना मैंने ढंग से कर लिया है। और लंबी फ़्लाइट है तो कोशिश करूँगा कि फ़्लाइट में चढ़ने के बाद थोड़ा और अच्छे से खा पी के लंबा सो। मैंने कोशिश की विंडो सीट लेने की, लेकिन विंडो सीट नहीं मिली भाई मुझे। और अच्छी बात क्या है कि वैसे कोरिया के अंदर है ना आपको एग्जिट के टाइम पे स्टैम्प मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टैम्प चाहिए तो एक्सट्रीम लेफ्ट में एक काउंटर मिलेगा, वहाँ जाके मैंने स्टैम्प ले लिया था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे स्टैम्प दे सकते हो क्या, तो उन्होंने फिर मुझे एग्जिट स्टैम्प दे दिया। तो वो है भाई गेट नंबर 30, वहाँ जाके फिर आप लोगों से थोड़ी और बात करूँगा। ये देख रहे हो भाई, ये एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे आर्केड्स बने हुए हैं गेम खेलने के लिए भाई। अगर किसी को लंबा ले हो रहा है तो यहाँ पे आके वो गेम वेम खेल सकते हैं। ये रही भाई अमेरिकन एयरलाइन, इससे मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ। सारे यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन दिख रहे हैं उधर, साथ में थाई एयरवेज का है और सामने ये फिर अमेरिकन एयरवेज का कौन सा है ये प्लेन, आई थिंक 787 होगा। ये है भाई अमेरिकन। शायद जो लगेज वगैरह है वो भी लोड हो चुका है। तो भाई यहीं पे ख़त्म होती है मेरी ये कोरिया की ट्रिप। कोरिया के अंदर इंडियंस के लिए वीज़ा, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप कोरिया के थ्रू ट्रांजिट कर सकते हो। वैसे आप विजिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ट्रांजिट यूएसए के अंदर ही करना पड़ेगा, तभी आपका यूएस वीज़ा के ऊपर आप कोरिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। तो अब जैसे मैं जब इंडिया से निकला तो इंडिया से मैं आया हांगकॉन्ग और हांगकॉन्ग से फ़्लाइट लेके मैं आ गया था कोरिया। इमिग्रेशन पर मेरी जो आगे की नेक्स्ट फ़्लाइट थी यूएसए की, जिस फ्लाइट को आज मैं ले रहा हूँ वो चेक हुई थी और उसी के बेसिस पे मुझे कोरिया के अंदर 30 दिन का वीज़ा मिला था। ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं इसे आप, और उसी बेसिस पे आप कोरिया के अंदर 30 दिन घूम सकते हो। अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है तो फिर आपको स्पेशली कोरिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कई बार लोगों के रिजेक्शन भी आते हैं कोरिया के अंदर, डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा ही मांगते हैं। और भाई अपने जो नवदीप पाजी हैं, नवदीप बरार करके पंजाब से एक यूट्यूबर, अपने मस्त बंदे हैं, अपने भाई हैं वो, तो उनका तो भाई कोरिया एम्बेसी ने वो भी मांग लिया था। जो ITR का पासवर्ड होता है ना, अपनी जो इनकम टैक्स वाली वेबसाइट होती है जहाँ पे अपन अपनी ITR फाइल करते हैं, उसका पासवर्ड मांग लिया था डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। ये एक हिसाब से वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा था। कोरिया वाले वीज़ा देने में थोड़ा नाटक करते हैं अगर आपके पास यूएस वीज़ा ना हो तो। वैसे अकेला नॉट जस्ट यूएस वीज़ा, आई थिंक अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी है ना, उस पर भी आप ट्रांजिट कर सकते हो, लेकिन फिर कोरिया से आपको ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। एंड सेम फॉर न्यूजीलैंड ऑल्सो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़्लाइट सिर्फ कोरियन एयरवेज़ की लो या फिर जो एशियन एयरलाइंस है, जो कोरियन बेस्ड एयरलाइंस है, आगे की फ़्लाइट आप किसी की भी ले सकते हो। जैसे आज मैं अमेरिकन एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो कोई पंगा नहीं है, तो ये बात ठीक है। तो ये देख लीजिए भाई सामने मेरी फ़्लाइट, इसी के थ्रू मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और सारी चीज़ें, ये जो मेरी फ़्लाइट है ये रहेगी कम से कम भाई 13 घंटे के आसपास की। 13 घंटे आपका भाई इसी फ़्लाइट के अंदर बैठने वाला है। और इस फ़्लाइट के लिए मैंने पे किए हैं $320 फ्रॉम सोल टू डैलस। कल शाम के 5 बजे सेम टाइमिंग, क्योंकि अमेरिका और कोरिया के अंदर कम से कम 12 से 13 घंटे का डिफरेंस है। वो डिफरेंस मेरा ट्रैवल टाइम में चला जाएगा, तो सेम टाइम पे ही मैं लैंड होऊंगा। आज 10 तारीख है, तो अमेरिका में जब 10 तारीख के 5:30 बजे होंगे शाम के, उस टाइम पर मैं यूएसए में लैंड हो जाऊँगा। भाई इसी के साथ मैं मेरी इस कोरिया की जो सीरीज़ थी इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कोरिया के अंदर यार इतनी कोई बहुत ज़्यादा यूनिक जगह नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन एक प्यारी सी डेस्टिनेशन है। मेरे को नाइट लाइफ बड़ी सही लगी यहाँ की। अगर आप थोड़े छोटे शहर में जाओगे तो
आपको और तगड़े एक्सपीरियंस होंगे। थोड़ा बहुत कई चीज़ों में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ हुआ और मेरे साथ भी उतना बड़े लेवल पे तो नहीं हुआ, छोटा सा हुआ था वो। और उस दिन मेरे को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ गया था उस बंदे के ऊपर। इवन तो मैंने वो गुस्सा अपना दिखाया नहीं उस बंदे को, लेकिन एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है कोरिया के अंदर। लेकिन बेसिकली आपको लोग बड़े सही मिलेंगे। जितनी बार भी मैंने लोगों से हेल्प मांगी मुझे हेल्प मिली, इवन काफ़ी इन्विटेशन भी मिले। इवन तो मैं उतने ज़्यादा गाँव में नहीं गया था, मैं छोटी मोटी जगह पे था और वहाँ पे भी लोगों ने मेरी अच्छी खासी हेल्प की है कोरिया के अंदर। और सबसे यूनिक जगह मेरे को DMZ लगी, जो डीमिलिटराइज जोन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो पंगे कर रहा है नॉर्थ कोरिया, जो ट्रैश बॉम्ब यहाँ पे भेज रहा है, उस कारण से काफ़ी जगह बंद हो रखी थी जहाँ पर नॉर्मली लोग विजिट कर सकते हैं। तो इस कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाया जो नॉर्मली DMZ के ऊपर दिखती हैं। वरना DMZ एक बहुत ही यूनिक प्लेस है अगर आप विजिट करना चाहो तो। अगर आप ब्यूटी में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, कोरिया के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं और खास करके आजकल अपने इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं जब से इंडिया के अंदर K-ड्रामा, BTS और ये ब्लैकपिंक फेमस हुए हैं। तो इस कारण से कोरियन चीज़ें और ज़्यादा फेमस होने लगी हैं इंडिया में। छोटी सी कंट्री है, प्यारी सी कंट्री है। अगर आप एक हफ्ते के लिए आते हो तो ठीक ठाक कंट्री को देख सकते हो। और आज भाई आपका भाई पहली बार एक नए कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रैवल कर रहा है, पहली बार इतनी लंबी फ्लाइट लेके ट्रैवल कर रहा है और भाई पहली बार अमेरिका जा रहा है। अपने इंडियंस का एक सपना टाइप होता है कि भाई कैसे न कैसे USA का वीज़ा मिल जाए। तो भाई मुझे मेरा USA वीज़ा मिला था आज से 20 दिन पहले और वो वीज़ा मैंने लिया था कुआलालंपुर में। उस वीज़ा के पीछे जो स्टोरी है ना वो मैं USA पहुंच के एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से भाई अगर आप भी US वीज़ा लेना चाहते हो और अपने इंडिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो आप उस US वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई, वो सारी की सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ढंग से एयरपोर्ट पे डैलस पहुंच के बताऊंगा। अभी मैं हूँ इंचोन सियोल में। सियोल से मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ अमेरिकन एयरवेज फ्रॉम सोल टू डैलस। और भाई ये वाली फ़्लाइट है ना थोड़ी ट्रिकी है, आपको समझाता हूँ ट्रिकी कैसे। बेसिकली मैंने ये फ़्लाइट बुक कर रखी है न्यूयॉर्क की, तो मेरे पास 3 कनेक्शन है, सोल से डैलस, डैलस से एक और सिटी और उस एक और सिटी से न्यूयॉर्क। पंगा क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट ये वाली फ़्लाइट बुक करता तो ये फ़्लाइट मुझे पड़ रही थी $700 की। लेकिन एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपने शायद नाम सुन रखा होगा स्किप्ड लेग का। तो स्किप्ड लेग के थ्रू मुझे इस फ़्लाइट के बारे में पता चला। ये देखिए ये सेम फ़्लाइट जा रही है डैलस, सेम फ़्लाइट के जा ही रही है डैलस। तो अगर मैं सोल से डैलस की फ़्लाइट बुक करता तो वो फ़्लाइट मुझे पड़ रही थी $700 की। तो मैंने क्या किया, स्किप्ड लेग पे मुझे पता चला कि अगर मैं सोल से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट बुक करता हूँ सेम फ़्लाइट होगी, लेकिन इससे आगे 2 फ़्लाइट और मिलेंगे मुझे एक्स्ट्रा कनेक्टिंग फ़्लाइट जो मुझे न्यूयॉर्क पहुँचा देगी। तो मेरे पास बेसिकली टिकट तो है सोल से न्यूयॉर्क तक की, लेकिन डैलस में मुझे एक और फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो डैलस के बाद जो मेरी आगे वाली फ़्लाइट है मैं वो बोर्ड ही नहीं करूँगा, उनको मैं स्किप कर दूंगा और इसे बोलते हैं स्किप लेग। और इस प्रोसेस के थ्रू भाई मैं कम से कम भी अपने $500 के आसपास बचा रहा हूँ, 500 या 400। कई बार ऐसा एयरलाइंस में होता है। ये मैंने पहले एक बार इंडिगो में किया हुआ है, एक बार मैंने एयर इंडिया में किया हुआ है। केनिया से भी जब आ रहा था ना तो केनिया से मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की फ्रॉम नायरोबी टू दिल्ली, लेकिन मैंने फ़्लाइट बुक कर रखी थी नायरोबी टू अहमदाबाद। दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अहमदाबाद की, वो वाली फ़्लाइट मैंने ली नहीं। कई बार आपको है ना जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं उनकी टिकट आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी साथ में कोई छोटी सिटी की या फिर कोई दूर की सिटी की फ़्लाइट डाल दोगे ना तो आपको फ़्लाइट सस्ते में पड़ जाती है। तो भाई $400 का फ़ायदा हो गया मुझे। सेम फ़्लाइट में अगर मैं डैलस की बुक करता तो $700 और अब मैंने न्यूयॉर्क की बुक की तो $320। देख रहे हो इतना डिफरेंस। ये है भाई मेरा बोर्डिंग पास, 4:55 पे बोर्डिंग क्लोज़ हो जाएगी सियोल इंचियोन एयरपोर्ट से डैलस फिट वर्थ अमेरिकन एयरलाइंस। बस आई थिंक इसमें ना पंगा ये होगा कि मेरे को जो माइल्स होती है ना वो माइल्स नहीं मिलेंगी। माइल्स अच्छी खासी मिलती है इसमें, लेकिन अब ठीक है भाई, फिर भी $400 की माइल्स तो मुझे मिलती नहीं। फ़्लाइट के अंदर जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, ये रहा मेरा पासपोर्ट। और भाई मेरा जो US वीज़ा है ना इसके पीछे की भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। US वीज़ा मैं आज से ट्राई नहीं कर रहा हूँ, 2022 में की बात है। मैं श्रीलंका गया हुआ था, जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पर मैंने श्रीलंका में अपॉइंटमेंट ली थी। लेकिन उन अपॉइंटमेंट्स को जब मैं वहाँ पे था तब मुझे अपॉइंटमेंट मिली नहीं, मैंने पैसे भी पे कर दिए थे। और उसके बाद भाई वो उन अपॉइंटमेंट्स में मैं कभी जा ही नहीं पाया। कभी कुछ ट्रैवलिंग आ गई, कभी कुछ ट्रैवलिंग आ गई। तो उस टाइम मेरे वो 200 या कितने $160 थे वो बर्बाद हो गए थे। फिर मैं इंडिया में ट्राई कर रहा था, मैंने हर जगह भाई आसपास अपने इंडिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी ना हर जगह चेक कर लिया। एक दिन देखा मैंने कि यार कुआलालंपुर के अंदर मलेशिया के अंदर है ना अपॉइंटमेंट मिल रही हैं। और फिर कैसे न कैसे मैंने अपॉइंटमेंट ली और उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट मिलेंगी, पेमेंट किस तरीके से होगी, वो भी थोड़ा ट्रिकी काम है। और सेम श्रीलंका में भी ट्रिकी काम था, आपके कार्ड वार्ड काम नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ अलग सिस्टम होता है। तो वो करने के बाद भाई फाइनली मेरा जो वीज़ा वाला सीन था वो बना और मैं कुआलालंपुर गया और भाई हाथों हाथ मुझे वीज़ा भी मिल गया।
एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार इस कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ, पहली बार इस देश में जा रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ, बहुत दिनों बाद है ना, थोड़ी इस टाइप की फीलिंग आ रही है यार। कुछ भी बोलो, ये अंदर खुशी हो रही है कि बेटा की यूएस का वीज़ा लग गया तेरा। तो ये बात है भाई, अभी कुछ नहीं बता सकता। अभी अलग अलग ग्रुप के अवाइज हमें फ़्लाइट के अंदर बोर्ड कर रहे हैं। भीड़ अच्छी खासी लगी हुई है भाई। ये देखो आंटी अंकल मस्त तरीके से सो रहे हैं अपने। बोर्डिंग वाली लाइन पे पहुंच गया हूँ। बोर्डिंग गेट, इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिकन एयरवाइज, डैलस फोर्ट वर्थ, 5:25। चल रही है भाई बोर्डिंग अपनी। थैंक यू। अच्छा, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की बोर्डिंग हो चुकी है, इकोनॉमी बची हुई है अब। भाई फ्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ और सीट भी काफ़ी सही मिल गई है मेरे को। विंडो सीट नहीं मिली लेकिन आयल सीट है मेरे पास, तो आयल भी ठीक है। बीच वाली होती है ना तो ज़्यादा पंगे हो जाते हैं। आयल विंडो में देखो अच्छी बात क्या होती है कि आप कई बार अगर फ़्लाइट लंबी है तो अपना सर लगा के सो सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे मुझे वो मौका नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं, जैसा भी है यही ऑप्शन है मेरे पास, और कुछ बड़ी चीज़ तो है नहीं। ये स्क्रीन भी मिली हुई है और ईयरफोन सब मिल जाएंगे। अगर मैं फ़ोन को चार्ज करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सारी ऑप्शन है मेरे पास। भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अच्छी बात क्या है कि फ़्लाइट लंबी है तो इसके अंदर मुझे हैरी पॉटर मिल गई है, तो मैं मेरी जर्नी अच्छी मूवीज़ के थ्रू काट लूँगा। सीट भी ठीक ठाक है तो सोने के लिए काफ़ी सही, मज़े आएंगे पूरी फ्लाइट में। भाई अभी मैं देख रहा हूँ ओपनहाइमर, मस्त मूवी। मैंने 3 बार देखी, अब मैं चौथी बार देख रहा हूँ। थैंक यू। भाई मेरे साथ में जो एक 2 पैसेंजर है ना, बड़े मस्त हैं। उनकी जो बेटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो ये देखिए भाई मेरा मील मिला है, इसमें किमची भी है और ये हो गया अपना कुछ डेजर्ट। इसमें शायद चिकन है। खाना मेरे को कोरियन लग रहा है। तो भाई ये मेरा खाना आ गया और मैं ले रहा हूँ वोदका विद ऑरेंज जूस। अरे ये वाली बस में जाना है भाई मुझे अभी। Is it going to Terminal E? Yes. थैंक यू। तो भाई डेलस का जो फोर्थ एयरपोर्ट है उसके ऊपर मैं लैंड हो चुका हूँ। इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया है। बातें मैं आपसे नींद पूरी करके करूँगा। मैं टर्मिनल E के ऊपर जाके फिर बातें करूँगा। भाई आपके भाई की अमेरिका में एंट्री हो चुकी है और मस्त सीन हुए। अभी एक बार खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से सारी बात करूँगा। जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है उनके लिए भी मैंने चेक इन कर दिया है। तो भाई यूएस के अंदर आपके भाई की एंट्री हो चुकी है। इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, 2 मिनट के अंदर इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया था। और अब वैसे मैं पहुंच तो गया था, 3-4 घंटे हो गए हैं पहुंच के। फिर मैं सो गया था और अब मैंने क्या किया, जो मेरी अगली फ़्लाइट थी ना पनामा वाली, उसके लिए चेक इन कर दिया है। और जो अमेरिकन एयरलाइंस, एक तो भाई लाइफ में इतना लंबा पहली बार मैं लंबा ट्रैवल किया हूँ फ़्लाइट के अंदर। और पंगा क्या हुआ, साथ में एक फैमिली बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी और वो बच्चा भाई रुके ही ना, इतना ज़्यादा चिल्लाया जा रहा, इतना ज़्यादा रोए जा रहा। फिर एंड में ले दे के लैंड होने के बाद भी बच्चा चुप हुआ। भाई कम से कम ये मान लो 3 या 4 घंटे लगातार रोया है वो। और मैं तो चलो आगे बैठा था, बाकी पैसेंजर भी आगे बैठे थे। उस बच्चे की जो मम्मी थी ना भाई, उसने कैसे हैंडल किया होगा। बच्चों के साथ ट्रैवल करना है ना, कई बार लेनी देनी तो करवा देता है, लेकिन अब कोई नहीं भाई, क्या ही बचता है अपने पास। तो अब जो कल मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है सुबह 5:30 बजे की, और उसके लिए चेक इन मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जो गेट है उनके पास आ गया हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे सोफ़े से मिल गए हैं। अब पूरी रात सोने वाला हूँ। ये देखिए 10 सितंबर की 9:21 हुई हैं और यहाँ पे मैं लैंड हुआ था 4:30 बजे के आसपास। तो अब इस टाइम के लिए अब मैं सोने वाला हूँ। बस मेरा सारा सामान इधर पड़ा है, कम से कम 5 से 6 घंटे सोऊंगा। अच्छी बात क्या है कि मुझे चेक इन जल्दी मिल गया, और जो TSA है, TSA बोले तो USA में 9/11 के बाद है ना। अरे भाई 9/11 कल बरसी है 9/11 की,
सितंबर 11 को यूएसए पे हमला हुआ था और सितंबर 11 को ही यूएसए को मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आज इस कारण से भी ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो। 9/11 के टाइम पे मैं यूएसए में पहुँच रहा हूँ, देख रहे हो क्या बात हो रही है। हाँ, तो जो टीएसए है ना वो नॉर्मली इतनी जल्दी अलाउ करती नहीं, लेकिन मेरे को अलाउ कर दिया, पता नहीं क्यों। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, सोने के लिए अच्छी जगह है, तो नींद निकालूंगा अब मैं। आपका भाई पहुँच चुका है यूएसए में। एक तो लैंड होते टाइम थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो दिमाग सन्ना आया होता, क्योंकि अभी सोल के अंदर अभी 11:30 हो रखे हैं और अगला दिन भी हो रखा है। 11:30 हो रखे हैं और मैं यहाँ पे भाई 9:30 बजे हैं, वो भी रात के। तो ये वाला शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि सो जा अब, क्योंकि बाहर अंधेरा दिख रहा है ना। तो जैसे ही अंधेरा दिखता है तो अपनी दिमाग भी रेडी हो जाता है कि नहीं अब सोने का टाइम है। और अभी अगर घर पे बात करूँगा तो भी थोड़ा अजीब सा लगेगा यार। इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया यहाँ से न्यूजीलैंड गया था ना, तब हुआ था मैक्स आई थिंक 6 घंटों का, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता यार 6 घंटे। 12 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार। तो ये था। और बाकी अमेरिकन एयरलाइन का रिव्यू। चेक इन लगेज मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये 2 छोटे छोटे बैग हैं, तो इनको मैं नॉर्मल हैंड बैगेज में लेके चल रहा हूँ। और खाना काफ़ी अच्छा था भाई। मैंने प्लेन में 3 बार वोदका पिया भाई, 3 इतने बड़े बड़े पैक, और कुछ नहीं हुआ रहा था मेरे को। या तो साला कोई डुप्लीकेट वोदका दे रहे थे वो, या फिर पता नहीं। नॉर्मली जब मैं फ्लाइट में वोदका पीता हूँ मेरे अच्छे चढ़ जाती है, और उससे ना मैं अच्छा सोता हूँ मस्त तरीके से, कि मेरे को पता ही नहीं चलता। और इस फ्लाइट में मेरे को सच में ज़रूरत थी, और खास करके वो बच्चे के कारण। और मैंने 2 बार एक्स्ट्रा मांगा कि दीदी वोदका दे दो, और भाई उससे कुछ हुआ ही नहीं रहा। तो एंड में वो बच्चा जीता। लेकिन सर्विस अच्छी थी, खाना पीना भी अच्छा था। 13 घंटे की फ़्लाइट में हमें 3 बार खाना मिला और 1-2 स्नैक्स भी मिले, तो खाने की कोई वो नहीं था। यूएसए लेट जो जितनी फ़्लाइट है उनमें ना आपका हैंड बैगेज इतना ज़्यादा चेक नहीं करते, वो साइज़ देखते हैं बस, वेट चेक नहीं करते। तो साइज़ मेरा ये कैबिन वाला ही साइज़ है, वो एक छोटा बैग था, तो इसका कुछ ज़्यादा पंगा नहीं हुआ। और ये फ़्लाइट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरी अभी एक और फ़्लाइट थी कनेक्टिंग यहाँ से सेंट लुइस की, और सेंट लुइस से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट। वो दोनों फ़्लाइट मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। अगर मैं डायरेक्ट सोल से डैलस की फ़्लाइट बुक करता तो मेरे को एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लगभग $700 से $800 की। और मैंने ये फ़्लाइट बुक की है न्यूयॉर्क की, ये मुझे पड़ गई थी $320 या $330 की। तो इतना फ़र्क आ रहा था यार। इसे बोलते हैं स्किप लेग्ड भाई, आगे की आप 2 फ़्लाइट मिस कर जाओ। भाई मेरी मर्ज़ी है, नहीं ले रहा फ़्लाइट, आप सस्ती क्यों दे रहे हो? कर ली मैंने बुक, तो यही मैंने आज किया। और अब कुछ नहीं है भाई, अब बस सोने वाला हूँ। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।